बहादुर शाह जफर के साथ मिलकर तात्या साहब टोपे डीएनए के अनुसार ब्राह्मण विदेशी, बहादुर शाह जफर मुगल विदेशी, ये दो विदेशी लोगों ने गठबंधन बनाया और गठबंधन बनाकर तीसरा जो विदेशी था अंग्रेज, इसके विरोध में आजादी का आंदोलन चलाया। ऐसा ब्राह्मण हम लोगों को इतिहास लिखकर बताते हैं। तो लड़ाई, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई किसके बीच में चल रही थी? एक अंग्रेज विदेशी था, मुगल बहादुर शाह जफर विदेशी था, तात्या साहब टोपे ब्राह्मण डीएनए के अनुसार विदेशी था। तो ये सारा का सारा विदेशियों के बीच में ही चल रहा था। अगर ये सारा आंदोलन विदेशियों के बीच में ही चल रहा था तो फिर ये आजादी का आंदोलन था। हम लोगों को जो पढ़ाया जाता है ये झूठ है। इस झूठ को कम से कम मैं मानने के लिए राजी नहीं हूं और मैं कोशिश कर रहा हूं कि हमारे लोगों को जो झूठा पढ़ाया गया है उन लोगों के दिमाग से उस कचरे को, उस गंदगी को हटाया जाए, उसको निकाला जाए। साथियों, ये बातें सिद्ध करती हैं कि आजादी का आंदोलन नहीं था। एक और बात भी कहना चाहता हूं, 1885 को जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो ब्राह्मणों ने सर एलन ह्यूम नाम का जो अंग्रेज आईसीएस रिटायर्ड ऑफिसर था, जो अंग्रेज था, उसको ब्राह्मणों ने कांग्रेस का प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। हमारे लोगों को पता ही नहीं है। और सोनिया गांधी ने जब कांग्रेस को 125 साल हो गए 2010 में, तो सोनिया गांधी ने एक सावेनियर पब्लिश किया और सावेनियर में 5 अंग्रेजों के फोटो छापे और कहा वामन मेझराम एक अंग्रेज का नाम लेता है, वो गलत है। 5 अंग्रेज कांग्रेस के अध्यक्ष बने। सोनिया का कहना है कि एक अंग्रेज को नहीं बनाया हम लोगों ने, इतने महान लोग हैं। 5 अंग्रेजों को हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया और 5 के फोटो सोनिया गांधी ने छापे। मैं सोनिया जी का हृदय से धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। मुझे जानकारी नहीं थी और सोनिया जी ने मेरे जानकारी में इजाफा किया, इसलिए मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि एक अंग्रेज नहीं, 5 अंग्रेजों को कांग्रेस के नेताओं ने कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। काहे के लिए बनाया? ब्राह्मण लोग अंग्रेजों को कहते थे, जिन अंग्रेजों को उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था उनको कहते थे, क्या कहते थे? तुम विदेशी हो। अंग्रेजों को कहते थे तुम विदेशी हो, हम भी विदेशी है। बहुत खास बात आप लोगों को बता रहा हूं, इसके भी डॉक्यूमेंट मेरे पास में है। वो अंग्रेजों को क्या कहते थे? ब्राह्मण, तुम विदेशी हो, हम भी विदेशी है। और हम भी विदेशी है ये बताने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने आर्टिक्ट होम इन द वेदास नाम का ग्रंथ लिखा। बंगाल का जो विद्या सागर नाम का ब्राह्मण था उसने भी किताब लिखकर कहा, केशव चंद्र सेन ने भी कहा। राजा राम मोहन राय लंदन गए तो पत्रकारों ने उनको घेरा और घेर कर पूछा, राजा साहब लंदन में आने के बाद आपको कैसा लग रहा है? तो कहा अपने भाइयों के बीच में आकर अच्छा लग रहा है। मतलब हम भाई नहीं है, अंग्रेज उनके भाई है। अपने भाइयों के बीच में आकर अच्छा लग रहा है। मुरली मनोहर जोशी, अटल बिहारी जब उधर रशिया के साइड में गए तो वहां के राष्ट्राध्यक्ष को उन्होंने कहा कि हम लोग यहीं के इधर के रहने वाले थे, तो आप लोगों को मिलकर हमको खुशी हुई। अटल बिहारी ने, मुरली मनोहर जोशी ने भी कहा, वो भी रिकॉर्ड हमारे पास है। साथियों, मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं, ये बातें उन्होंने कही। इतना ही नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर जब राजा कलकत्ता में, पहले कलकत्ता में कैपिटल था देश का, राजा जब लंदन से जब कलकत्ता आया तो रविंद्रनाथ टैगोर ने राजा के स्वागत के लिए गीत लिखा। बहुत लोगों को पता नहीं है, हमारे लोगों को, बहुत लोगों को पता नहीं है।
और राजा के स्वागत के लिए गीत लिखा। अब जब राजा मंच पर बैठा था तो गीत गाया जा रहा था। गीत क्या था? जन गण मन अधिनायक जय हो। यानी राजा को संबोधित करते हुए यह गाया जा रहा था, हे जन के अधिनायक, हे मन के अधिनायक, हे गण के अधिनायक, तेरी जय हो। राजा मंच पर बैठा था और उसके स्वागत के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने गीत लिखा था कि जन गण मन अधिनायक जय हो। हे जन के अधिनायक, हे मन के अधिनायक, हे गण के अधिनायक, तेरी जय हो। और कितनी बार जय हो? जय 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 हो। एक बार जय नहीं हो। बेशर्मी की भी साली हद होनी चाहिए। और जय क्यों हो? तो राजा को कहा भारत भाग्य विधाता, तुम भारत के भाग्य विधाता हो और तुम्हारी जय हो। आज महाराष्ट्र टाइम्स में एक ब्राह्मण ने लिखा, मैं पढ़ रहा था, मैंने कहा आज तक किसी ने जनगण मन का अर्थ नहीं बताया। ये जनगण मन का महाराष्ट्र टाइम्स वालों ने गलत अर्थ क्यों बताया? तो मेरी समझ में आया, मैं जो सारे देश भर में प्रचार कर रहा हूं, तो फिर गुमराह करने के लिए उन्होंने महाराष्ट्र टाइम्स में उसका गलत अर्थ बताने की कोशिश की। साथियों, मैं आप लोगों को उदाहरण के लिए बता रहा हूं। आखिरी नाम जिसके बारे में सुनकर आप लोग हैरान हो जाओगे, गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे। 1914 को साउथ अफ्रीका से गांधी जी भारत आए। भारत में जब आजादी का आंदोलन चल रहा था तो गांधी जी भारत में ही नहीं थे। वो कितने महान थे देखो। भारत में आजादी का आंदोलन चल रहा था तो गांधी जी भारत में ही नहीं थे, वो साउथ अफ्रीका में थे। और साउथ अफ्रीका में जब थे तो उन्होंने वहां के प्रधानमंत्री को, अंग्रेज था, लेटर लिखा। वो लेटर हमारे पास है। क्या लिखा? तुम अंग्रेज लोग अफ्रीका के काले लोगों के साथ जैसा व्यवहार करते हो वैसा व्यवहार आप हमारे लोगों के साथ क्यों करते हो? अफ्रीका के काले लोगों के साथ में तुम जैसा व्यवहार करते हो वैसा व्यवहार तुम हमारे साथ क्यों करते हो? तुम्हारा खून हमारा खून। उन्होंने अंग्रेजी में जो शब्द इस्तेमाल किया था, अ सेम स्टॉक, अंग्रेजी का शब्द था सेम स्टॉक। सामंत साहब गांधी जी का बैरिस्टर आदमी था कि तुमको पैदा करने वाला खून सेम स्टॉक और मुझे पैदा करने वाला खून एकच है। इसका मतलब है गांधी जी का भाई अंग्रेज था और अंग्रेज का भाई गांधी था। ये लिखित है, लेटर में लिखा हुआ है। और साउथ अफ्रीका में आप सुनकर हैरान हो जाओगे, गांधी जी ने वहां पर एक आंदोलन चलाया था। वहां पर पोस्ट ऑफिस में 2 दरवाजे होते थे। एक दरवाजे से अंग्रेज जाते थे और दूसरे दरवाजे से अफ्रीका के काले और भारत के जो लोग थे उसी दरवाजे से जाते थे। तो गांधी जी ने आंदोलन चलाया अंग्रेजों के विरोध में और कहा या तो हमारे लिए तीसरा दरवाजा बनाओ, हम काले लोग जिस रास्ते से जाते हैं उस रास्ते से दरवाजे से नहीं जाएंगे, और अंग्रेज लोग जिस दरवाजे से जाते हैं उस दरवाजे से हमको जाने की इजाजत दी जाए। अंग्रेजों ने गांधी जी की बात को नहीं माना, उन्होंने तीसरा दरवाजा खोला। गांधी जी तीसरे दरवाजे से जाते थे। जब गांधी जी को शांति का नोबेल पारितोषिक देने के लिए रिकमेंडेशन किया गया
तो साउथ अफ्रीका के काले लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया कि ये जो गांधी है ये शैतान है। तो उन्होंने पूछा क्यों? तो कहा ये काले और गोरे में भेदभाव करता है और वंश का भेद मानता है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मानता है। नोबेल पारितोषिक के लोगों ने पूछा क्या सबूत है? तो उन्होंने पोस्ट ऑफिस का फोटो भेजा। तो उन्होंने कहा इसमें क्या सबूत है? तो कहा ये तीसरा दरवाजा है। हाँ है, ये तीसरा दरवाजा ही सबूत है। तो उन्होंने कहा कैसे? तो कहा ये आंदोलन गांधी ने चलाया था। गांधी ने आंदोलन चलाया था, काले जिस दरवाजे से जाते हैं उस दरवाजे से नहीं जाएंगे। इसका मतलब है गांधी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मानते थे और अंतिमतः तीसरे दरवाजे से जाने के लिए उन्होंने रास्ता ओपन करवाया। ये तीसरा दरवाजा इस बात का सबूत है कि गांधी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मानते थे। गांधी को शांति का नोबेल पारितोषिक देने वाले समिति ने रिजेक्ट किया और कहा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन दुनिया में अशांति का सबसे बड़ा कारण है और उस पर गांधी विश्वास करते हैं, इसलिए गांधी जी को शांति का नोबेल पारितोषिक नहीं दिया जा सकता है। सामंत साहब समझ रहे हैं? ये बहुत माइक्रो बात है जो हमारे लोगों को पता है नहीं। और जब मैं गांधी जी के बारे में बहुत सारी बातें बताता हूं तो बहुत सारे मुसलमानों को भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं मुसलमानों के रेफरेंस में भी एक बात बताना चाहता हूं। आजादी मिलने के बाद में तथाकथित गांधी ने नेहरू और पटेल के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। जब मुसलमानों के नेता पाकिस्तान चले गए तो भारत का मुसलमान नेतृत्व विहीन हो गया। तो गांधी जो शैतानी दिमाग का आदमी था उसने प्लान बनाया सरदार पटेल और नेहरू के साथ मिलकर कि देखो पाकिस्तान के 55 करोड़ रुपया आप दे नहीं रहे हो, मैं इसके विरोध में उपवास करूंगा और तुम विरोध करना। नेहरू और पटेल को कहा तुम विरोध करना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 2 4 5 दिन विरोध करना कि नहीं देंगे नहीं देंगे, फिर मैं उपवास करूंगा। तो एक आध हफ्ता चर्चा चलेगी। जब एक आध हफ्ता चर्चा चलेगी उसके बाद में तुम मान लेना कि हाँ गांधी जी के कहने पर हम 55 करोड़ रुपया पाकिस्तान को दे देंगे। जब ऐसा हुआ तो भारत के मुसलमानों को क्या लगा, अरे गांधी जी मुसलमानों के हित के लिए कितनी लड़ाई लड़ रहे हैं, कितने महान है। गांधी जी मुसलमानों के हितों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मुसलमानों को यह समझ में ही नहीं आया, अरे जो 55 करोड़ गांधी जी देने की बात कर रहे थे वो भारत के मुसलमानों को देने की बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के? समझ में नहीं आया। 55 करोड़ पाकिस्तान के मुसलमानों को दिया और भारत के मुसलमान गांधी के मुरीद हो गए। बड़ा अजीब किस्म की बात है। 55 करोड़ भारत के मुसलमानों को नहीं दिया, वो पाकिस्तान के मुसलमानों को दिया और भारत के मुसलमान गांधी के मुरीद हो गए। और गांधी के मुरीद होने का मतलब है जो मुसलमान कांग्रेस के विरोध में थे वो गांधी के समर्थक हो गए, गांधी के समर्थक हो गए। गांधी ने कांग्रेस के साथ जोड़ दिया, मुसलमान कांग्रेस के समर्थक हो गए। राजनीति समझ में नहीं आई और पता ही नहीं चला मुसलमानों को। वो तो 77 में तुर्कमान गेट पर जब बुलडोजर चलाया संजय गांधी ने, जगमोहन ने, तो उसके बाद सबसे पहले आजाद भारत में 27 साल के बाद मुसलमान कांग्रेस के विरोध में पहली बार गए। अजहरी साहब 77 के चुनाव में पहली बार मुसलमान कांग्रेस के विरोध में न गए, अन्यथा आंख लगाकर जो है वो कांग्रेस के समर्थन में ही काम करते थे। मैं ये बातें इसलिए आप लोगों को समझा रहा हूं कि ये शैतानी दिमाग के जो लोग हैं ये दांव पेच कुछ और करते थे और निशाना कहीं और होता।